हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हमारा ऑलरेडी लेक्चर 9 हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 10, और आज हम सीखेंगे एक नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आने वाले सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और यहीं से आपके जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जिसका नाम है एटॉमिक रेडियाई। देखो, एटॉमिक रेडियाई अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं, अगर मैं क्लास 9th और क्लास 10th का डेफिनेशन लिखूं, मैं बताऊं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए अपने पास एक एटम है। क्या है? एटम। ये उसके एटम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये सबसे लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी डिस्टेंस है? न्यूक्लियस से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कितनी डिस्टेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियाई। तो द एवरेज क्या लिखा है कि द एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। ठीक है। ये क्लास 9th और क्लास 10th का डेफिनेशन सही है, लेकिन अगर आप क्लास 11th में हैं, क्योंकि क्लास 11th पढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन क्या होगी? गलत। ये डेफिनेशन अगर आप बताते हो दुनिया को, अगर आप पेपर में लिखते हो, तो ये डेफिनेशन क्या होगी? गलत। क्यों गलत होगी? क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो ये वेव मोशन करेगा, कुछ ऐसे इस तरह का मोशन करेगा ना। अगर ये इस तरह का मोशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो एटम है, एटम की बाउंड्री भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वेव है, वो ऐसे से मूवमेंट करेगा। तो एटम की तो बाउंड्री भी फिक्स नहीं है। अगर एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है तो आप कहाँ, अगर एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं है तो आप क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कैलकुलेट कर पाओगे ना भाई, डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एटम की बाउंड्री क्या है? फिक्स नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है। एंड हेंस एटम हैव नॉट फिक्स बाउंड्री। तो एटम का फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। ठीक है। तो इसे दुविधा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकालते, क्योंकि एक सिंगल एटम, एक आइसोलेटेड एटम मिलना बहुत मुश्किल है। जनरली नोबल गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, यही आइसोलेटेड फॉर्म में मिलते हैं, नहीं तो बाकी सारे एटम किसमें मिलते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंगल एटम का रेडियस नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में। किसमें? बॉन्डेड फॉर्म में। बॉन्डेड फॉर्म हम बॉन्डेड फॉर्म में एटम का रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? बॉन्डेड फॉर्म में एटम का रेडियस निकालते हैं। ठीक है। अब बात आती है, अगर ये डेफिनेशन गलत है तो ये बताओ सही डेफिनेशन क्या है। तो एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है? एक्यूरेट डेफिनेशन है कि हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कि में होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम एटम का रेडियस किस में फाइंड करेंगे? बॉन्डेड फॉर्म में। तो क्या करेंगे, हम 2 एटम ले लेंगे। 2 एटम ले लिए, एक एटम ये, एक एटम ये, और दोनों कैसे हैं? होमो एटॉमिक। मान लो ये भी ए तो ये भी क्या होगा? ए। होमो एटॉमिक। हमने हेटेरोएटॉमिक एटम क्यों नहीं लिया? हमने हेटेरोएटॉमिक एटम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम हेटेरो लेंगे तो क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस आ जाएगी, इसलिए हमने क्या लिया? होमो एटॉमिक, ताकि इन दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना है। ठीक है। तो क्या है? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इन अ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। अब अपने पास 2 एटम है, दोनों होमो एटॉमिक है, ये ए है, ये भी ए है। ये फर्स्ट एटम का न्यूक्लियस, ये सेकेंड एटम का न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस, इसका और इसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, उसको दिखाएंगे DAA से। क्या दिखाएंगे? DA से, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड A। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन A एंड A। आया समझ में? आया। अब क्या करेंगे, ये जो आपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, इसको क्या कर देंगे? हाफ। क्या कर देंगे? हाफ। और इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियाई। तो लिखा है क्या? एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है? हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया DAA, इसका हाफ
तो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपने सिलेबस में अपने को 4 तरह का एटॉमिक रेडियस पढ़ना है। सबसे पहला कोवलेंट रेडियाई, अब दूसरा मेटालिक रेडियाई, तीसरा आयनिक रेडियाई और चौथा वैन डेर वाल्स रेडियाई। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जैसे 2 एटम ले रहे थे हम, ये 2 होमो एटॉमिक एटम ले रहे थे। अभी 2 होमो एटॉमिक एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, या वैन डेर वाल्स रेडियस है, या ये दोनों एटम है, अभी इन दोनों एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर मान लेते हैं इन दोनों के बीच का एटम, ये दोनों एटम लिए, इनके बीच का जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड हुआ, क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियाई। अगर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड हुआ वो मेटालिक बॉन्ड हुआ, क्या हुआ? मेटालिक बॉन्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटालिक रेडियस बोल देंगे। ठीक है, अगर इन दोनों एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड हुआ तो क्या बोलेंगे? इसको आयनिक रेडियाई बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो टोटल हमें 4 तरह का रेडियाई पढ़ना है, कोवलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और वैन डेर वाल्स रेडियाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियाई। क्या करेंगे? कोवलेंट रेडियाईस। ठीक है, कोवलेंट रेडियाई बोल दो या रेडियस बोल दो। तो कोवलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा ही होगा 9th 8th में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं, उस तरह के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं भाई? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास ये देखो 2 एटम है, एक एटम ए, एक एटम बी, दोनों होमो एटॉमिक है, ए है। अब देखो इन दोनों में ओवरलैपिंग, ये जो रीजन है वो किसको दिखा रहा है? ओवरलैपिंग को। तो ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ए और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो इस बार किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। किस तरह का बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस बार भी इसको क्या बोलेंगे? DAA, क्योंकि ये भी ए है, ये भी ए है, तो DA। अब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर देंगे? हाफ। क्या कर देंगे? हाफ। ठीक है, जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ बोलेंगे तो इसको बोलेंगे RC। RC मतलब कोवलेंट रेडियाई। क्या? RCOV बोल दो, कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, ठीक है। क्यों कोवलेंट रेडियाई क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसलिए जो रेडियस आएगी वो कौन सी रेडियस आएगी? कोवलेंट रेडियस आएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग से बने, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल देख रहे हो ना, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल का जब ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना, मतलब जो रेडियाई आएगा उसको क्या बोलेंगे? कोवलेंट रेडियाई। बात समझ में आई? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? अब कोवलेंट रेडियाई को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? कोवलेंट रेडियस क्या होता है? हाफ। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आया, इसका हाफ। तो कोवलेंट रेडियस इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 सिंगली बॉन्डेड होमो एटम। देख रहे हो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड। क्या कैसा रहेगा? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल भी लिखा हुआ है, Cl2 मॉलिक्यूल, एक Cl2 मॉलिक्यूल दे रखा है, एक क्लोरीन है, इधर भी एक क्लोरीन है। ठीक है, ठीक है। Cl2 मॉलिक्यूल, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको? 1.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है। बोला कोवलेंट रेडियस बताओ, तो कोवलेंट रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दो, है ना, तो कितना आएगा? 2 × 18, 2 × 18, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो जो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? रेडियस के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगला टाइप का रेडियस है जिसको बोलते हैं मेटालिक रेडियस। क्या बोलते हैं? मेटालिक रेडियस, या इसको आप क्रिस्टल्स रेडियस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्रिस्टल्स रेडियस। तो आपको पता है कि जो मेटल्स होते हैं जनरली किस में होते हैं? मेटल्स जनरली किस में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो मेटल होता है, जो मेटल का अरेंजमेंट होता है, क्या होता है? अरेंजमेंट, वो किस में होता है? क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं। किस में होते हैं? क्रिस्टल फॉर्म्स में। मतलब आपको जब मेटल का अरेंजमेंट देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये मेटल का ब्लॉक दिखेगा,
ये क्या है, एक मेटल का ब्लॉक, और इसमें क्या होंगे, मेटल के एटम्स कुछ इस तरह से क्या होंगे, अरेंज होंगे। मेटल के कुछ एटम्स ये है अपने मेटल ब्लॉक, और इस मेटल के अंदर क्या है, ये मेटल का ब्लॉक हो गया, और इस मेटल के इस ब्लॉक के अंदर क्या है, मेटल के एटम्स कुछ इस तरह से क्या मिलेंगे आपको, अरेंज मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर इसमें से दो एडजेसेंट एटम मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कोई भी दो एडजेसेंट एटम, तो लेट्स से मैं इस वाले और इस वाले को मैंने बाहर निकाल लिया, तो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये इनका इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या बोलूंगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलूंगा। और जब मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा तो जो रेडियस आएगी उसको क्या बोलूंगा, मेटालिक रेडियस बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, तो जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, मेटालिक रेडियस आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट मेटालिक एटम्स, कोई भी दो एडजेसेंट मेटालिक एटम ले लो, ठीक है, और उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर दो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा कर दो। इन क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर, इसमें क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटालिक रेडियस, RM। ठीक है, मेटालिक रेडियस। बात समझ में आई। सेकंड पॉइंट बात है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कोवलेंट रेडियस में, तो कोवलेंट रेडियस में क्या था, अपने पास दो एटम था, ए एटम, और इन दो के बीच में क्या रहा था, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। जबकि इस केस में देखो, ये दोनों एक दूसरे को बस टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसलिए क्या होता है, जो मेटालिक रेडियस होता है वो क्या होता है, कोवलेंट रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो इसमें दो एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। अब जब देखो, जब दोनों टच करेंगे, क्या करेंगे, दोनों टच करेंगे, तो कौन सा रेडियस बनेगा, मेटालिक रेडियस। अब मान लीजिए क्या करे, ओवरलैप। अब इसको ऐसे भी समझ, देखो एक मिनट रुक जाओ, कैसे समझाते हैं। ये अपने पास दो एटम है, एक एटम है, एक एटम बी, और ये इनका न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस। अब दोनों देखो, दोनों जब टच कर रहे हैं तो ये न्यूक्लियस दूरी पे है, न्यूक्लियस पे ध्यान देना, ये दोनों एटम टच कर रहे हैं, न्यूक्लियस देखना, देख लिया। अब क्या होगा, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये न्यूक्लियस, ये टच किया, तो मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब जब कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ओवरलैप। क्या करेंगे, ओवरलैप करके। अब पहले देखो, पहले इनके बीच की दूरी इतनी थी, जैसे ही ओवरलैप करेंगे इन न्यूक्लियस के बीच में दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए क्या होता है, मेटालिक रेडियस ज्यादा होता है किससे, कोवलेंट रेडियस से। बात समझ में आई। तो नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं कोवलेंट रेडियस क्या होता है, दूसरा पढ़ा हमने मेटालिक रेडियस क्या होता है। नेक्स्ट तीसरा अपना वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना अलग टाइप का रेडियस है जिसको बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। देखिए, वैन डर वाल रेडियस हम तो नॉन मेटल्स के लिए भी निकाल सकते हैं, और वैन डर वाल रेडियस हम इनर्ट गैस के लिए भी निकाल सकते हैं। इन जनरल जो हमें इस सिलेबस में पढ़ना है वो इनर्ट गैस के बारे में। किसके बारे में, इन वैन डर वाल रेडियस निकालेंगे, किसका निकालेंगे, इनर्ट गैस का। आप नॉन मेटल का भी निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, जैसे इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस नेचर में कैसा मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलेगा आपको कि बॉन्डेड स्टेट में। तो आपको पता है कि जो नोबल गैस होते हैं, जो इनर्ट गैस होते हैं, वो नेचर में किस में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, वो बॉन्डेड स्टेट में नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जो हम वैन डर वाल रेडियस निकालेंगे, पहला किसके लिए निकालेंगे, नोबल गैस के लिए निकालेंगे। नोबल गैस नेचर में कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। दूसरी बात, हम निकालेंगे सॉलिड, किस फॉर्म में, जब इनको सॉलिड फॉर्म में निकालेंगे। सॉलिड फॉर्म में क्यों निकालेंगे, कि जैसे मान लीजिए जैसे हीलियम है, हीलियम क्या है, गैस है। तो मैंने अगर मान लीजिए हीलियम के मॉलिक्यूल ले लिए, क्या लिए, हीलियम के मॉलिक्यूल, क्योंकि अब इसे इंची टेप लिया, टेप से मापना चाहता हूं इनके बीच का डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि हीलियम ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दोनों क्या आ जाएंगे, उड़ जाएंगे। तब उड़ जाएंगे तो मतलब डिस्टेंस मैं फाइंड नहीं कर पाऊंगा ना इनके बीच में। इसलिए क्या करते हैं, इनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इन गैस को कंप्रेस करते हैं और सॉलिड फॉर्म में लाते हैं, ताकि उनका क्या हो जाए, एक फिक्स पोजीशन हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, दोज एटम्स, क्या, दोज एटम्स लाइक नोबल गैस,
नोबल गैस विच आर नॉट बॉन्डेड, जैसे मैंने बताया आपको कि नोबल गैस क्या होते हैं, नॉट फ्री स्टेट में मिलते हैं, नॉट बॉन्डेड विद ईच अदर एक्सपीरियंस ऑफ वीक एट्रैक्टिव फोर्स, एक उनके बीच में क्या लगता है, एक वीक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है, एट अ कॉर्नर, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो एटम है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स महसूस होता है, एक एट्रैक्टिव फोर्स महसूस होता है। क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स महसूस होता है। इसको क्या बोलते हैं, वैन वाल फोर्स। दुनिया का दो कोई भी स्पीसीज जिसमें कोई डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, ये दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है ना, ए इधर है, ए इधर है, ये डायरेक्टली दोनों बॉन्डेड नहीं है, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, एक वीक फोर्स लग रहा होगा, जिसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स। क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एडजेसेंटली प्लेस्ड एटम इन सॉलिड स्टेट, किस में निकालते हैं, सॉलिड स्टेट में, किसमें, सॉलिड स्टेट ऑफ अ नोबल गैस इज वैन डर वाल रेडियस। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का एटम, आपको पता है क्लोरीन कैसा होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल। और जनरली नॉन मेटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन कैसा, नॉन मेटल, और नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। याद करो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। तो क्लोरीन का एटम हो गया, क्लोरीन का एटम हो गया, ये दोनों का देख रहे हो, ये ओवरलैपिंग हो रही है ना, ओवरलैपिंग हो गई। और जो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसके न्यूक्लियस और इसके बीच की दूरी क्या बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जब आप इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो क्या मिलेगा, कोवलेंट रेडियस। तो जब इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करोगे तो देख रहे हो मैंने इसको दिखाया ब्लैक से, हाफ कर दिया, तो ये जो रेडियस आएगा इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस। क्या बोलेंगे भाई, कोवलेंट रेडियस, ठीक है, ठीक है। उसी तरह हमने एक और Cl2 मॉलिक्यूल ले लिया, ये भी Cl, ये क्या है, क्योंकि क्लोरीन नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन, इनके बीच में ओवरलैपिंग, और ये इनका न्यूक्लियस, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलेंगे। और जब आप इसके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करते हो, याद करो ना, DAA, उसको हाफ कर रहे हो तो कौन सा क्या मिलेगा, कोवलेंट रेडियस मिलेगा। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये भी क्या है, कोवलेंट रेडियस है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके और इसके बीच में कोई डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, कोई डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है, और कोई इनके इसके इस Cl2 मॉलिक्यूल और इस Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई डायरेक्टली बॉन्ड नहीं है। तो उस समय इसका न्यूक्लियस ये रहा और इसका न्यूक्लियस ये रहा, ये जो डिस्टेंस होगा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, उस समय जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वैन डर वाल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, वैन डर वाल डिस्टेंस। बात समझ में आई। नेक्स्ट है इनर्ट गैस हैव ओनली वैन डर वाल रेडियस। जो इनर्ट गैस होते हैं उनके पास सिर्फ क्या होता है, वैन डर वाल रेडियस होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स किस में होंगे, सॉलिड में होंगे, ठीक है। ये जो नॉन मेटल्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल्स सॉलिड में हो तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस एग्जिस्ट। जब भी नॉन मेटल कोवलेंट रेडियस शो भी कर सकता है और कोवलेंट रेडियस भी शो कर सकता है और वैन डर वाल रेडियस भी शो कर सकता है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो वैन डर वाल रेडियस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होता है कोवलेंट रेडियस के। किसके होता है, कोवलेंट रेडियस के। तो इसको कैसे पता चला, तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया Cl2 मॉलिक्यूल। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो Cr मतलब कोवलेंट रेडियस आता है वो आता है 0.99 एंगस्ट्रॉम। उसी तरह अगर मैं Cl2 मॉलिक्यूल का वैन डर वाल रेडियस देखूं तो ये आता है 1.80 एंगस्ट्रॉम। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा। तो इससे क्या आप पता लगा सकते हो, इससे पता लगा सकते हो कि जो वैन डर वाल रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस का इसका दोना करोगे तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसलिए वैन डर वाल रेडियस जो अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स होता है किसके, कोवलेंट रेडियस के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, वैन डर वाल रेडियस होगा, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। देख रहे हो, सबसे बड़ा रेडियस होगा, उससे कम मेटालिक रेडियस और सबसे कम क्या होगा, कोवलेंट रेडियस होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कोवलेंट रेडियस पढ़ लिया, मेटालिक रेडियस पढ़ लिया और वैन डेर वाल्स रेडियस पढ़ लिया। लास्ट अपना आखिरी बचा है वो है आयनिक रेडियस। देखो आयनिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस तो आयंस दो तरह के होते हैं, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किस पे, सबसे पहले बात कर रहे हैं कैटायनिक रेडियस। क्या कैटायनिक रेडियस, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, when a neutral atom lose electron it converts into cation। ठीक है, और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास न्यूट्रल एटम है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ में आया। तो व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू कैटायन। तो ये जो बना है क्या बोलोगे, कैटायन बोलोगे। क्या बोलोगे, कैटायन। पता है ये। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस। जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ड्यू टू दिस जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज। कहने का मतलब क्या है, जैसे समझते हैं सोडियम है, सोडियम को अगर मैं जेड की बात करूं तो कितने पे आता है सोडियम, 11 पे। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो याद करो न्यूट्रल एलिमेंट में जितने जेड होता है उतना ही ई होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। अगर इसमें बात करूं प्रोटॉन, तो याद करो न्यूट्रल स्पीसीज में जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, जितना जेड उतना ही ई उतना ही क्या होता है, पी। तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसी में से क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराया, क्या बनाया, Na+। अगर मैं इसकी जेड की बात करूं 11 रहेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक प्लस है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दिया, दे दिया। पहले 11 था, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितना बच जाएगा, 10। प्रोटॉन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन क्या रहेंगे, 11, है ना, है। तो देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, प्रोटॉन क्या रहा, सेम। तो याद करो मैंने आपको जब पढ़ाया था जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट, तो वहां पे एक चीज बताया था कि डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। याद करो जेड इफेक्टिव जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज था, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज था। बताया था मैंने आपको, बताया था। और ये वैलिड कब था, सिर्फ वैलिड किस लिए था, डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड था, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। दूसरे ये वैलिड किसके लिए वैलिड था, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, Na है, और ये क्या है, Na+ है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज है सेम एलिमेंट का, क्योंकि ये भी सोडियम है, ये भी सोडियम है। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट के लिए क्या होता है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं बात करूँ इसका जेड इफेक्टिव और इसका जेड इफेक्टिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। बात समझ में आई। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव का मतलब, अगर इसका ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस, और ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना न्यूक्लियस एटम का, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जेड इफेक्टिव ज्यादा है मतलब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम। क्या हो जाएगी, कम। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो साइज क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। तो ये चीज लिखा है, समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं Na और Na+ में अगर मैं साइज की बात करूं, किसकी बात करूं, साइज की, तो साइज किसका ज्यादा होगा साइज किसका ज्यादा होगा। तो देखो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा था, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा था, साइज क्या हो जाएगा इसका, कम। क्या हो जाएगा, कम। तो साइज दोबारा किसका होगा, Na का। क्या होगा, Na का। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब इसके एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको Fe+2 है और Fe+3 है, कोई पूछे इसका बताओ साइज। तो देखो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट,
जब भी क्वेश्चन में मैंने बताया था डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट आए तो जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा इसका अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूँ और इसका जेड इफेक्टिव की बात करूँ तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज क्या होगा भाई, कम। क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर साइज कम इसका होगा, इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं Pb+2 है, Pb+4 है, बताओ साइज का ऑर्डर। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट है ना, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट, जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव कम। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा इसका होगा और साइज क्या होता है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसका साइज क्या होगा, कम। तो इसका क्या है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। क्या है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, कम। मतलब साइज इसका ज्यादा होगा। बात समझ में आई। एक कौन सा ऑर्डर है, साइज का। एक कौन सा ऑर्डर बता रहा हूँ, साइज। ये क्या है, साइज। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमने बात की कैटायनिक रेडियस पे। अगर हम इसी तरह हम एनायनिक रेडियस की बात करें, मिटा दूं, मिटा दीजिए। अगर मैं एनायनिक रेडियस की बात करूं तो एनायनिक रेडियस में क्या होगा वो देखते हैं। एनायनिक रेडियस नेक्स्ट है अपने पास, एनायनिक रेडियस। एनायनिक रेडियस, जैसे मान लीजिए अपने पास क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो किसमें जाएगा, Cl- में। इसका मैं जेड की बात करूं 17 पे आता है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 17। प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। Cl- की बात करूं Zep, तो जेड तो 17 रहेगा। -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया, पहले 17 था, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितने हो जाएंगे, 18। प्रोटॉन कितने रहेंगे, 17 रहेंगे। ठीक है। तो याद करो ये क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एटम है ना, है। तो याद करो जेड इफेक्टिव क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ Cl और Cl- में, जिसका जेड इफेक्टिव बात करूँ पहले, तो देखो जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। इसका जेड इफेक्टिव कोई चार्ज नहीं है तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा। मतलब इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा। और अभी हमने सीखा कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर जेड इफेक्टिव कम है तो साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका साइज क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। एक इसका ऑर्डर आ गया साइज का। ठीक है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात की कैटायनिक रेडियस और ये हमने बात की एनायनिक रेडियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अपना, मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। किसके लिए बात करता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, याद है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऐसे स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ क्या हो, सेम नंबर ऑफ क्या हो भाई, इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या बोलते हैं उसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, कैल्शियम K+ है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो तो 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18 है। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ ना, जेड इफेक्टिव वाला। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव इसका क्या होगा, इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इसमें प्लस 2 है, इसमें प्लस है क्या, तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, इसका जेड इफेक्टिव कम होगा। और दूसरी बात मैंने बताया कि जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, साइज, क्या होती है, साइज के। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना है, ये जेड इफेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट तभी लगाते हैं जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिया हो या डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट दिया हो। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो साइज कम, जेड इफेक्टिव कम तो साइज ज़्यादा। तो इसका साइज ज़्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर मैं आपको दे दूं, जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया S2 माइनस Cl माइनस, इसमें बताओ K प्लस Ca+2। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा। तो अभी मैं बताया जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम। तो जिसका जेड इफेक्टिव सबसे कम उसका साइज, जेड इफेक्टिव कम तो साइज क्या होगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखो सबसे पहले इन दोनों की बात करूँ, तो इन दोनों की बात करूँ तो अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूँ, किसकी बात करूँ, जेड इफेक्टिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 18, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर मैं बात करूँ जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव कम। तो इसमें -2 है, इसमें -1 है, तो जेड इफेक्टिव कम होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज़्यादा। और जिसका जेड इफेक्टिव कम उसका साइज की बात करूँ तो ये ज़्यादा, इसका साइज क्या होगा, कम। तो इसका साइज ज़्यादा होगा, इसका साइज क्या होगा, कम। ठीक है, ठीक है। और मैं इन चारों में बात कर लूँ, जैसे मान लो किसी ने दे दिया S-2 Cl माइनस कैल्शियम +2 और K+। तो देखो ये सारे क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम है, 16 2 18 18 18 18, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका अगर मैं साइज की बात करूँ, किसकी बात करूँ, साइज का, तो सबसे बड़ा साइज में कौन होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा ना उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा साइज इसका, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे कम। तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इस पे है, उसके बाद कौन आएगा, Cl माइनस, और उसके बाद कौन आएगा, K+। तो ये साइज का ऑर्डर आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? अरे कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।